7 दिसंबर 2025 की सुबह 11 बजे यमुनानगर के प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आती है। NH 907 के पास एक नर्सरी में एक लड़की की बॉडी मिली है। खबर मिलते ही पुलिस बिना वक्त गवाए नर्सरी पहुंचती है। वहां पहले से लोगों की भीड़ जमा थी। किसी तरह से वो इस भीड़ को हटाकर क्राइम सीन तक जाते हैं। वहां झाड़ियों के बीच एक लड़की की बॉडी पड़ी थी और सबसे दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि जिस किसी ने भी ये खौफनाक काम किया उसने पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा तक नहीं छोड़ा। क्राइम सीन पर ऑफिसर, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी आई थी। उन डॉग्स ने पहले बॉडी को स्मेल किया, फिर वो नर्सरी में करीबन 20 मीटर तक अंदर गए, लेकिन उसके बाद वो हाईवे की तरफ मुड़ गए और थोड़ी ही दूर जाकर वो अचानक रुक गए, जिसका मतलब साफ था कि बॉडी यहाँ पर किसी व्हीकल के थ्रू लाई गई होगी, जिसे फेंक कर एक्यूज्ड वहां से फरार हो गया। फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच में बताया कि उस लड़की के राइट लेग में धागा बंधा था और पेट पर एक बर्थ मार्क था और उम्र करीबन 25 से 30 साल थी, लेकिन नाम किसी को नहीं पता, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई फेस नहीं। यमुनानगर पोंटा साहिब का वो हाईवे जो 3 स्टेट से बॉर्डर बनाता है, वहां मिली एक बिना पहचान वाली लड़की। ये कोई नॉर्मल केस नहीं बल्कि एक ब्लाइंड केस था। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ उमा सिंह। बॉडी मिलने के बाद प्रताप नगर पुलिस स्टेशन के आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक अलर्ट मैसेज भेजा गया, जिसमें बॉडी का डिस्क्रिप्शन, वो धागा और बर्थ मार्क की सारी डिटेल्स थी। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में हुई हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में दर्ज हुई सभी मिसिंग रिपोर्ट की एक लिस्ट मंगवाई। डाटा बिल्कुल शॉकिंग था, क्योंकि पिछले सिर्फ 10 दिनों में 54 लड़कियां मिसिंग थी। अंबाला में 13, करनाल में 25 और यमुनानगर में 16 लड़कियां गायब थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि प्रताप नगर पुलिस स्टेशन के आसपास एक भी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी। उसके बाद पुलिस ने उन 54 परिवारों को कांटेक्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मैच नहीं मिला और आखिरी में 12 दिसंबर 2025 को बिना किसी पहचान और बिना किसी अपने के उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। यमुनानगर पुलिस ने इस केस को लाइटली नहीं लिया। उन्होंने एक SIT बनाई, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसका काम बड़ा ही सिंपल था लेकिन उतना ही इम्पॉसिबल भी था। एक ऐसी बॉडी से शुरू करके जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, वहां से उन्हें एक मुजरिम तक पहुंचना था। टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक टीम लगी CCTV की फुटेज निकालने में और दूसरी टीम लगी मोबाइल कॉल डिटेल्स और डिजिटल एविडेंस निकालने में। पुलिस ने NH 907 के पास सारे टोल टैक्स, ढाबे, पेट्रोल पंप, इन सब की CCTV की फुटेज निकलवाई। मैक्सिमम फुटेज में एक चीज बार बार हाईलाइट हो रही थी, एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार। इस कार के अलॉय व्हील्स में LED लगी थी, जो कि रात के अंधेरे में काफी नोटिसेबल थी। वहां पर जब लोकल लोगों से पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि उस रात एक यूपी नंबर की एक स्विफ्ट गाड़ी इधर से उधर घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो टीम मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैक कर रही थी, उन्हें पता चलता है कि क्राइम के टाइम इंसिडेंट वाले एरिया में कुछ अननोन मोबाइल नंबर एक्टिव थे। उसके बाद उन्होंने फुटेज से कार का नंबर निकाला और उसे ट्रैक करना शुरू किया। लीड जाकर रुकी सहारनपुर के टिडोली गांव में। 13 दिसंबर टिडोली गांव के एक घर में जहां जश्न का माहौल था, शादी की तैयारियां चल रही थी, तभी घर के ठीक सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और इन्हीं खुशियों के बीच में पुलिस एक 28 साल के टैक्सी ड्राइवर को अपनी कस्टडी में ले लेती है, जिसका नाम था मोहम्मद बिलाल। और अगले दिन 14 दिसंबर को उसकी शादी थी। कस्टडी में ले जाकर जब बिलाल से पूछताछ शुरू की जाती है तो स्टार्टिंग में तो वो कुछ भी कबूल करने से मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में जब पुलिस वालों ने उसे अपने तरीके से पूछा तो वो टूट गया और धीरे धीरे वो तस्वीर सबके सामने आती है जिसने सबको हिला के रख दिया। उस लड़की का नाम उमा था और वो उसकी लिव इन पार्टनर थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ वो सहारनपुर में रहता था। इस कन्फेशन के बाद पुलिस उमा के परिवार वालों को ढूंढना शुरू करती है। जब पुलिस वालों ने उमा के घर वालों को बताया कि उनकी बेटी अब नहीं रही तो उनका रिएक्शन एकदम अपोजिट था। उन्होंने बिना किसी दुख के कहा, हमारी बेटी तो 13 साल पहले ही जा चुकी है। पुलिस वाले एकदम हैरान रह गए, क्या बात कर रहे हो आप लोग, 13 साल पहले? अभी पिछले हफ्ते ही तो हमें उसकी बॉडी मिली है। पर उमा की फैमिली के लिए तो उनकी बेटी 13 साल पहले ही जा चुकी थी। 3 मार्च 2012 उमा उस वक्त 17 साल की थी और अपने 7 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी। अगले दिन उमा की शादी होने वाली थी। लड़का अच्छी नौकरी पर था। उमा का पूरा परिवार बहुत ही खुश था। उसके हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और उसके होने वाले पति का नाम भी लिखा जा चुका था। रात के करीबन 10 बजे जब उमा की छोटी बहन उसे देखने आती है तो वो देखती है कि उमा तो अपने कमरे में है ही नहीं। कमरा बिल्कुल खाली था। पूरा घर, पूरा गांव छान मारा,
लेकिन उमा का कोई नामो निशान नहीं मिला। सुबह होते होते सच सबके सामने आया। पता चला कि उस रात उमा एक जोनी नाम के लड़के के साथ भाग गई थी। उसके परिवार वाले रो रहे थे, आखिर घर की इज्जत दांव पर जो लगी थी। ऐसे में एक बहुत ही ड्रामेटिक फैसला लिया गया। उमा के मामा ने अपनी खुद की बेटी को दुल्हन बनाकर मंडप में बैठा दिया। शादी पूरी हो गई, लेकिन उमा के परिवार वालों ने उस दिन एक फैसला सुनाया। उमा अब हमारी बेटी नहीं रही, हमारे लिए वो आज से हमेशा के लिए जा चुकी है। उसके बाद सालों तक उनके पास ना कोई खबर आई, ना कोई फोन आया। उधर उमा और जोनी ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। जोनी हाथ से दिव्यांग था और पेंटर का काम करता था। कुछ सालों बाद उनका एक बेटा हुआ, ऋषभ। पर ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। टकराव, परेशानियां, दिन भर के झगड़े, उन्हें अलग होना पड़ा। उसका बेटा ऋषभ जोनी के पास चला गया और उसके बाद से उमा एकदम अकेली पड़ गई थी। परिवार वाले उसे बेदखल कर चुके थे। पति से रिश्ता टूट गया था और बेटा तो अपने पिता के पास रहने लग गया था। उमा वापस सहारनपुर आकर एक किराए के मकान में रहने लग गई। तभी उमा की तन्हाई भरी जिंदगी में एंट्री होती है मोहम्मद बिलाल की। बिलाल सहारनपुर का ही रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी बुकिंग के बहाने उन दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे कर ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। और प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला ले लिया। उमा के मैक्सिमम खर्चे बिलाल उठाने लग गया था, जिसे देखकर उमा को लगने लगा कि फाइनली अब मेरी लाइफ में कोई अपना आया है। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन पुलिस को दिए बयान में उसने इस रिश्ते को एक टाइम पास बताया था। यहाँ तक कि उसने अपनी फैमिली को भी उमा के बारे में कुछ नहीं बताया। इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो उमा हिंदू थी और बिलाल मुस्लिम था, और दूसरी थी बिलाल की फैमिली, जो कि पहले से ही उसके निकाह के लिए एक रिश्ता ढूंढ रही थी। 29 नवंबर इंसिडेंट से कुछ दिन पहले उन दोनों के बीच में शादी को लेकर एक बड़ा झगड़ा होता है। उमा इंसिस्ट करती है, बिलाल तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद बिलाल को डर लगने लगता है। उसे लगा कहीं उमा गुस्से में आकर मेरे परिवार वालों को सब कुछ सच ना बता दे। और यहाँ पर उसके दिमाग में आया एक खतरनाक थॉट। उसे लगा कि उमा के परिवार वाले तो उसे पूछते तक नहीं है, उसका पति उससे बात नहीं करता और उसका बेटा ऋषभ तो भी बहुत छोटा है। तो अगर मैं उमा को अपनी जिंदगी से हटा दूं तो कोई उसे पूछने तक नहीं आएगा। 6 दिसंबर 2025 बिलाल अपने दोस्त की एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार लेकर उमा के घर के नीचे आता है। वो उमा से बड़े प्यार से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, चलो घूमने चलते हैं। उमा खुश हो जाती है और अपनी ब्लैक एंड व्हाइट सलवार कमीज पहनकर वो बिलाल के साथ चली जाती है। उसे लगा शायद बिलाल शादी की बात करेगा, लेकिन बिलाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उनकी गाड़ी सहारनपुर से निकलती है। वो हथनीकुंड बैराक से होते हुए हरियाणा में एंटर करते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों पोंटा साहिब हाईवे पर आ जाते हैं, जहाँ एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ अंधेरा था। कार के अंदर उमा अपने आने वाले कल की बातें शुरू करती है, शादी, नया घर, ऋषभ का आना। और बिलाल वो तो बस उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। रात बढ़ती जाती है। वो दोनों कालेश्वर नेशनल पार्क के पास एक टूरिस्ट एरिया पर आकर रुकते हैं, जहाँ पर होटल थे। बिलाल वहां पर कुछ देर तक घूमता है, लेकिन लोगों की इतनी भीड़ देखकर वो अपना प्लान चेंज कर देता है। उसने कहा चलो जंगल की तरफ चलते हैं, वहाँ थोड़ी शांति मिलेगी। अब तक वो दोनों घर से करीब 100 किलोमीटर दूर आ चुके थे। फिर जंगल में थोड़ी ही दूर और जाने के बाद उन्हें हाईवे से नीचे एक सुनसान एरिया मिलता है, जिसके आसपास काफी अंधेरा था। बिलाल कार को साइड में लगाकर बोलता है, चलो यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उमा उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन बिलाल के दिमाग में तो खौफनाक साजिश चल रही थी। उसने कहा, पहले मैं पीछे वाली सीट पर जाता हूँ, फिर तुम भी आ जाना। वो आगे की सीट से उतरकर बैक सीट पर जाके बैठ जाता है, लेकिन उसके बाद उसने पीछे से सीट बेल्ट की मदद ली और उमा की सांसें हमेशा के लिए खामोश कर दी। कुछ ही पलों में उमा इस दुनिया से जा चुकी थी। वो ना तो किसी की मदद बुला पाई और ना ही वहां से भाग पाई। 2 साल का साथ, एक सरप्राइज ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद बिलाल उमा को कार से बाहर उतारता है और नर्सरी के पास झाड़ियों की तरफ ले जाता है। वहाँ बिलाल ने कार में रखे एक हथियार से उमा की पहचान हमेशा के लिए मिटा दी, ताकि किसी को पता ना चले कि इस लड़की की असली आइडेंटिटी क्या थी। आखिर किसी को बिना चेहरे के पहचानना इम्पॉसिबल हो जाता है। और उसके बाद बिलाल ने उमा को वहीं छोड़ दिया और जंगल में दूसरी तरफ से एक अलग जगह पर वो बाकी बचा हुआ हिस्सा और कुछ कपड़े
बड़े जंगल में फेंक देता है ताकि इन्वेस्टिगेशन और भी कंफ्यूजिंग हो जाए। घर जाकर उसने सबसे पहले अपना फोन फॉर्मेट किया, उमा की सारी फोटोज, चैट, कॉल सब डिलीट कर दिया। वो अपनी फैमिली के साथ आराम से अपने निकाह की शॉपिंग कर रहा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि यमुनानगर की पुलिस एक अननोन बॉडी के एक्यूज्ड को ढूंढ रही है। जब पुलिस ने बिलाल को कस्टडी में लिया और उसे पूछताछ की, तब उसने जंगल में छुपाए सभी सबूतों की डिटेल्स बताई। पुलिस उसकी बताई गई जगह पर गई जहां पर उन्हें उमा के कपड़े और बाकी एविडेंस मिले। पर तुम्हें पता इस केस में सबसे बड़ी आयरॉनिक चीज क्या थी? आखिर बिलाल ने ये सब क्यों किया? अपना निकाह बचाने के लिए ना। जब लड़की वालों को पता चला कि लड़के ने इतना कुछ किया है तो उन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। सेम टाइम में उसकी बहन की भी शादी थी, लेकिन बिलाल की साजिश की वजह से उसकी बहन की शादी भी कैंसिल हो गई और घर परिवार की इज्जत गई वो अलग। ये सब करके आखिर उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।